औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ मैं अल्लाह का नाम लेके, जिसके कब्ज़े में मेरा दिल और जान है, जो निहायत ही रहीम करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं अपनी दूसरी सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। ये दूसरी सीरीज़ का मैंने नाम दिया है अवाम के मसले सीरीज़। इस अवाम के मसले सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1 टेनेंट लैंडलॉर्ड रेंटल एग्रीमेंट पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ अवाम के मसले एपिसोड नंबर 1 लैंडलॉर्ड टेनेंट और रेंटल एग्रीमेंट। तो जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आजकल अवाम में रेंटल एग्रीमेंट को लेके बहुत सारी डाउट्स होती हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, जिन मसलों का मैं हल निकालना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट के बीच में 2 रेंटल एग्रीमेंट्स होने चाहिए ओरिजिनल। एक रेंटल एग्रीमेंट ओरिजिनल होना चाहिए टेनेंट के पास, एक रेंटल एग्रीमेंट ओरिजिनल होना चाहिए लैंडलॉर्ड के पास। दोनों सेम होंगी, और रेंटल एग्रीमेंट में ये मेंशन होना चाहिए कि दिस रेंटल एग्रीमेंट is made in 2 sets. One is with the landlord and another is with the tenant. पहली बात तो ये है कि अवाम में सबसे कॉमन रेंटल एग्रीमेंट है 11 मंथ्स वाला रेंटल एग्रीमेंट। रेंटल एग्रीमेंट को लीज डीड भी कहा जाता है, और रेंटल एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट एक ही होता है। हालांकि बेंगलोर शहर से, कर्नाटक, इंडिया से लोग लीज एग्रीमेंट में ये सोचते हैं कि वो 2 साल 3 साल के लिए जो एग्रीमेंट करते हैं वो लीज एग्रीमेंट है। ऐसा नहीं है। जो आप 2 साल 3 साल के लिए करते हैं वो एक्चुअली में मॉर्टगेज एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे आप एक बहुत मोटी रकम, गुड अमाउंट ऑफ सम ओनर को दे देते हैं, और जिसके अवज़ में आपको ओनर अपनी प्रॉपर्टी पे रहने के लिए दे दिया है। और जिस दिन ओनर आपको अपना अमाउंट वापस कर देता है, जो भारी भरकम अमाउंट होगा, उस दिन आप जो है ओनर को उसका घर वापस कर देते हैं। तो ये एक्चुअली मॉर्टगेज होता था, बट अवाम में ये बात आम हो गई कि लीज एग्रीमेंट। बट लीज एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। आपको 11 महीने का ही एग्रीमेंट बनाना है। इसके पीछे ये राज भी है कि आप सोचिएगा कि 31 मार्च पे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, 1 अप्रैल पे फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो हर फाइनेंशियल ईयर आपका 12 महीने का होता है। सो देयरफॉर 12 महीने के बाद ऑडिट होती है। तो इसीलिए ये प्रोविज़न कर्नाटका स्टैम्प एक्ट 1957 में आर्टिकल 30 शेड्यूल में मेंशन्ड है कि 11 महीने के रेंटल एग्रीमेंट में आपका मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी ₹500 है, बस मैक्सिमम। और ये भी है कि 11 महीने का रेंटल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। आप रेंटल एग्रीमेंट ई स्टैम्प पेपर के 500 रुपये के ई स्टैम्प पेपर पे आप रेंटल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और वो वैलिड रहेगा, काफ़ी रहेगा। अब कुछ लोग ये करते हैं कि 200 रुपये, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर बनाते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब मैक्सिमम वैल्यू 500 है, तो मैं सब आवाम से गुजारिश करूंगा कि आज 500 रुपीज़ में आप बाहर जाते हैं तो एक बिरयानी खा लेते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही होगा, आप मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी भरिए, 500 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लीजिए। आप 1 लाख रुपये का एग्रीमेंट करो या 10 करोड़ का एग्रीमेंट करो, 11 मंथ्स के लिए मैक्सिमम 500 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लगता है, बस। ये सजेशन है मेरा कि आप लोग 500 रुपीज़ के ई स्टैम्प पेपर 2 लीजिएगा, एग्रीमेंट सेम बनेगा, एक कॉपी ओनर रखिएगा, एक कॉपी टेनेंट रखिएगा। अब आ जाता है मुद्दा ओनरशिप पे। मैंने ऐसे चीज़ें देखी हैं, मैं बहुत हैरान हुआ हूँ जब पता चला है कि लोग आते हैं मेरे पास, ये कहते हैं कि सर हमने इसके मकान को हमने रेंट पे लिया है, हम रेंटल एग्रीमेंट किए हैं। अब पता चलता है कि
ये उसके भाई का मकान है, बाप का मकान है, उसके दोस्त का मकान है, किसी और का मकान है, तो भाई हम ये कहना चाहेंगे कि आपको तहकीकात करनी होगी कि मकान का ओनर कौन है। अब मकान का ओनर तहकीकात करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मकान का जो है बेस्कॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करेंगे, BWSSB सैनिटरी वाटर कनेक्शन चेक करेंगे, इंटरनेट टीवी डिश कनेक्शन चेक करेंगे। आप वहाँ डोर नंबर पे देखेंगे तो आपको कनेक्शन पता लग जाएगा, नंबर पता लग जाएगा, ओनर का नाम पता लग जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बता दूं जो कि पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि टैक्स पेड रिसीट हो जाए, आपका जो EC इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हो जाए, और आपका मान लीजिए जो रेंटल एग्रीमेंट में आप एंटर करते हैं तब आप देखेंगे कि जो पैन कार्ड जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब रेंटल एग्रीमेंट में आप जब साइन करेंगे तो प्लीज़ एक दूसरे के पैन कार्ड ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि पैन कार्ड में सिग्नेचर होता है, तो सिग्नेचर वेरिफिकेशन पैन कार्ड से होता है। आप देख के पता लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में सिग्नेचर होता है, सो सिग्नेचर पता करने के लिए आप पैन कार्ड देख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं, ठीक है। और मैं जो बता रहा था EC टैक्स पेड, ये सब बेस्कॉम BWSSB, इन सब में ओनरशिप पता लग जाती है। आप सबको ये वेरीफाई करना है ओनर कौन है, उसी के बाद आप उसी ओनर से बात करेंगे, रेंटल एग्रीमेंट उसी के साथ एंटर करेंगे। अगर ओनर कहता है कि मेरे बेटे के अकाउंट में पैसे डाल दो, मेरे बीवी के अकाउंट में पैसे डाल दो, मेरे भाई के अकाउंट में पैसे डाल दो, मेरी बहन के अकाउंट में पैसे डाल दो, मेरे बाप मेरी माँ के अकाउंट में पैसे डाल दो, तो वो आदमी 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए, और उस आदमी को आप विटनेस बनाएंगे रेंटल एग्रीमेंट में, और आप रेंटल एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे कि ये पैसे ओनर के कहने पे इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस है, आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो भी आपका एडवांस अमाउंट और आपका रेंटल अमाउंट, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन बैंकिंग सब इस्तेमाल कीजिए, और ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड रखिए। कोई भी ट्रांजैक्शन आप बिना ऑनलाइन के मत कीजिएगा, या ट्रांजैक्शन के रेफरेंस के बगैर मत कीजिएगा। ऐसा तो इनकम टैक्स के लॉज के अकॉर्डिंग आप 10,000 से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन कर भी नहीं सकते हैं, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। जब आप 10,000 के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते हैं तो आपको अपना जो भी रेंटल अमाउंट होगा या सिक्योरिटी अमाउंट होगा आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। अब मसला आ जाता है कि टेनेंट के साइड क्या क्या होनी चाहिए। टेनेंट के साइड उसका रेंटल एग्रीमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरा, रेंट रिसीप्ट होगा। ये रेंट रिसीप्ट, ये स्टेशनरी शॉप्स में रेंट रिसीट बोल की बुक्स आती हैं जो कि एक ओनर को लेने चाहिए। रेंट जो रिसीट बुक होगी वो ओनर के पास होगी, वो रिसीट निकालेगा मंथली पेमेंट ऑफ रेंट का, और ये रेंटल रिसीट की जो पेमेंट हुई है टेनेंट से, जब पेमेंट होगी तो ओनर को ये रिसीट टेनेंट को देनी पड़ेगी। तो ये रेंटल रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और रेंटल रिसीट बुक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बहरहाल अब जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है तो आप रिसीट व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं, खाता बुक ऐप यूज़ कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप बैंक ट्रांजैक्शन में मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स डाल के कि आपका रेंट है, आप ये अकाउंट को भेज रहे हैं। फिर भी आपका रेंटल रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंटल रिसीट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई बातें स्टैम्प ड्यूटी की, ओनरशिप चेक करने की, टेनेंट्स को क्या चीज़ें अपने पास रखनी है, क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है उसकी। और अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि है TDS का। TDS जो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। जब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का माना होता है कि भाई जैसे ही जहां से पैसा निकलेगा वहीं पे टैक्स कट होगा। तो मान लो कि टेनेंट ओनर को रेंट दे रहा है तो सोर्स उसका टेनेंट है, तो टेनेंट को अपना ओनर का पैन कार्ड डिटेल्स देना पड़ेगा, और उसको उसके पैन कार्ड के अगेंस्ट में TDS जमा करना पड़ेगा। सो देयरफॉर मैं ये भी कुछ केसेस में मेरे सामने आए हैं कि ओनर ने रेंटल एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया है कि TDS मैं खुद बन लूँगा, आप रेंटल एग्रीमेंट पे रेंट दे दीजिए। तो भाई वो कहने की बात होती है, आप लोगों का अरेंजमेंट रेंटल का ऐसा होगा, बट टैक्स लॉज आर वेरी क्लियर। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मानना ये होता है कि आप ओनर के पैन कार्ड पे उसका जो 5%, 10% जो भी अमाउंट होगा आप गवर्नमेंट को उसकी तरफ से, ओनर की तरफ से आप पे कर देंगे। ये होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बहरहाल ये सब चीज़ें थी। रेंटल एग्रीमेंट पेपर जो है आपका ई स्टैम्प पेपर
500 रुपये का आर्टिकल 30 कर्नाटका स्टैम्प एक्ट 1957 शेड्यूल में है। कोई भी ई स्टाम्प वेंडर पे पास आप जाएंगे, बोलेंगे भैया हमको 11 महीने का लीज एग्रीमेंट का पेपर चाहिए, तो 500 रुपये का लीज एग्रीमेंट पेपर निकाल के आपको दे देगा। पहले तो बात ऐसी थी कि आप कुछ भी अमाउंट एंटर कर पाते थे, अभी तो आप जैसे ही अपना अमाउंट एंटर करेंगे 11 महीने के बाद होगा तो वो मैंडेटरी रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। सो इसीलिए 11 महीने के बाद का एग्रीमेंट होगा तो कुछ भी अगर ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लिखी हुई आ जाएगी। बहरहाल 11 महीने के बाद वाला रेंटल एग्रीमेंट रजिस्टर होना चाहिए, वेराज 11 महीने का एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट है। सो देयरफॉर ये सब चीज़ें हैं जो कि आवाम को पता होनी चाहिए। और आखिरी बात ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग जो लीज में एंटर करते हैं उस लीज के लिए आपको 11 महीने का अग्रीमेंट कर लीजिए पहले, उसके 1 महीने बाद चाहिए तो आप दूसरा वाला रेंटल एग्रीमेंट कर लीजिए, जो कि कंटिन्यूएशन होगा आपका 11 महीने के बाद। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, 11 महीने की लीगल बैकिंग मिल जाएगी। तो 11 महीने वाला अग्रीमेंट बिल्कुल करना है आपको, वो भी 500 रुपये का, और दोनों टेनेंट और ओनर को अपना रेंटल अग्रीमेंट ओरिजिनल रखना है। तो ये सब जानकारी के साथ मेरा एपिसोड 1 जो कि टेनेंट लैंडलॉर्ड रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर है, आवाम के मसले सीरीज का मैं ख़त्म करता हूं और आप सब पे सलामती भेजता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।